कहते हैं जिंदगी 40 के बाद थोड़ी धीमी हो जाती है। लोग मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं, शुगर और बीपी का ख्याल रखते हैं। लेकिन मैंने सोचा, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक सपना भी चलना चाहिए। इसलिए 40 साल की उम्र में मैंने मॉर्निंग वॉक नहीं, पूरा इंडिया नापने का फैसला किया। थोड़ा लेट निकला हूँ। घर, ऑफिस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ईएमआई, इन सब ने 40 साल रोक कर रखा। लेकिन एक बात समझ आ गई, सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लीला में व्यस्त होंगे। आज हम पहुँच चुके हैं उस पवित्र धरती पर जहाँ दो दिव्य नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी, जो मिलकर माँ गंगा का रूप लेती हैं। तो स्वागत है आपका देवप्रयाग में। चलिए इस दिव्य और भव्य जगह को एक्सप्लोर करते हैं। हर सफ़र की एक कहानी होती है और मेरी ये कहानी शुरू हुई रात के 12 बजे नोएडा से। लोग उस वक्त अपने घरों में गहरी नींद में थे और मैं एक सपना लेकर कार की स्टीयरिंग पकड़ चुका था। रात धीरे धीरे गुजर रही थी और हाईवे की हर लाइट एक नई उम्मीद जैसे लग रही थी। नोएडा पीछे छूट रहा था और हम पहुंचने वाले थे हरिद्वार। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं हरिद्वार के इस गेट को पार करता हूँ, दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे अब सफ़र सच में शुरू हो गया हो। दोस्तों, सफ़र लंबा हो तो एक गर्मा गर्म चाय सिर्फ थकान ही नहीं उतारती, वो सफ़र का हिस्सा बन जाती है। और शायद इसीलिए हर रोड ट्रिप की सबसे प्यारी याद किसी महंगे होटल की नहीं, बल्कि एक छोटी सी चाय की दुकान की होती है। सुबह की पहली रोशनी के साथ ऋषिकेश ने हमारा स्वागत किया। गंगा जी के किनारे चलती हवा ने बस एक ही बात कही, अब असली सफ़र शुरू हुआ है। गूगल मैप बार बार याद दिला रहा था, अभी सिर्फ 60 किलोमीटर और बस 2.5 घंटे। अब पहाड़ों में जो सिर्फ होता है, उसका मतलब मैदानों वाला सिर्फ बिल्कुल नहीं होता। हर मोड़ के बाद लगता है बस पहुंच गए, और अगला मोड़ बोलता था, भाई थोड़ा और सब्र रखो। लेकिन सच कहूँ, इन पहाड़ों में जल्दी पहुंचने का मन भी नहीं करता, क्योंकि हर मोड़ एक नया नज़ारा खोल देता है। थोड़ी ही देर बाद एक खूबसूरत सा ब्रिज दिखा। यहाँ अक्सर लोग प्री वेडिंग शूट करवाने आते हैं और वजह भी साफ थी। नीचे बहती नदी, चारों तरफ पहाड़ और इतनी शांति कि बस कैमरा साइड में रखकर नज़ारों को आंखों में भर लेने का मन करे। थोड़ी देर और सफ़र करने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए देवप्रयाग, वो जगह जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बन जाती हैं। दो नदियों का संगम, और शायद मेरे अंदर चल रही दो जिंदगियों का भी। एक वो जो सिर्फ जिम्मेदारियां निभाती है, और एक ये जो सपने जीना चाहती है। सबसे पहले अलकनंदा नदी पर बना ये लोहे का ब्रिज मिला। ब्रिज पार करते ही दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, क्योंकि बचपन से जिस संगम के बारे में सिर्फ सुना था, आज उसे अपनी आंखों से देखने वाला था। दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का रास्ता है घाट पे जाने का। देखिए,
धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहा था और हर कदम के साथ संगम और भी खूबसूरत होता जा रहा था। घाट पर पहुँचते ही एक अलग ही दुनिया थी। कोई श्रद्धा से डुबकी लगा रहा था, कोई पूजा कर रहा था, कोई अपनी मन्नत लेकर आया था और कुछ लोग ढोल नगाड़ों के साथ भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। दोपहर की तेज धूप थी, गर्मी भी अपने पूरे मूड में थी। हम तो पसीने से तरबतर हो गए थे, लेकिन भाई ढोल वाले भाई को देखकर लगा जैसे उसके अंदर अलग ही बैटरी लगी हो। एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका और फिर मेरी नज़र उस अद्भुत संगम पर पड़ी। एक तरफ से नीला हरा भागीरथी का पानी, दूसरी तरफ से हल्का मटमैला अलकनंदा का पानी, और कुछ ही दूर जाकर दोनों एक हो जाते हैं माँ गंगा के रूप में। किताबों में इसके बारे में बहुत पढ़ा था, लेकिन अपनी आंखों से देखने का एहसास शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और देवप्रयाग उन्हीं जगहों में से एक है। माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर और महादेव का नाम लेकर हम निकल पड़े अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ, माँ धारी देवी। आयुष्मान दीर्घायु भगवान, आपकी यात्रा मनोकामना पूर्ण। अब दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे और सच बताऊं, अब भक्ति से ज़्यादा आवाज़ पेट से आ रही थी। पहाड़ों में एक बात बहुत अच्छी लगती है, यहाँ बड़े बड़े होटल से ज़्यादा छोटे ढाबे दिल जीत लेते हैं। तो हमने भी ढूंढ लिया एक छोटा, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ भोजनालय। पेट पूजा भी हो गई और बोनस में रेस्टोरेंट की खिड़की से ऐसा नज़ारा मिला कि खाना और भी टेस्टी लगने लगा। कभी कभी व्यू ही सबसे बड़ा मसाला हो जाता है। अब पेट भी खुश और दिल भी, तो गाड़ी फिर से पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़ी। करीब 1 घंटे के खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुंच गए माँ धारी देवी के मुख्य द्वार पर। देवभूमि उत्तराखंड में माँ धारी देवी को सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि इस धरती के रक्षक के रूप में माना जाता है। कहते हैं जो भी केदारनाथ, बद्रीनाथ या 4 धाम यात्रा पर निकलता है, माँ धारी देवी उसकी रक्षा करती हैं और उसकी यात्रा को मंगलमय बनाती हैं। और इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी बहुत मशहूर है। 2013 में जब माँ धारी देवी की मूर्ति को उनके पारंपरिक स्थान से हटाया गया, उसी दिन उत्तराखंड में भयंकर आपदा आई थी। आज भी बहुत से लोग इसे माँ धारी देवी के क्रोध से जोड़कर देखते हैं। सच क्या है ये आस्था का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि इस जगह पर पहुँचते ही एक अलग ही शक्ति का एहसास होता है। मंदिर के प्रांगण में कुछ देर शांत बैठकर बस वहाँ की ऊर्जा को महसूस किया। नीचे बहती अलकनंदा को देखा और दिल से माँ का आशीर्वाद लिया। कभी कभी सफ़र की सबसे बड़ी याद कोई फोटो नहीं होती, बल्कि वो सुकून होता है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। पहाड़ों पर सूरज देव भी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर लौट रहे थे और हम भी निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की तरफ, देहरादून। रात का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं किया, एक होटल में रुक गए, क्योंकि 40 साल की बॉडी ने भी नोटिस भेज दिया था, बमचिक बाबा थोड़ा आराम भी कर लो। एक अच्छी नींद के बाद अगली सुबह फिर से नया दिन, नई एनर्जी और नई डेस्टिनेशन। इस बार हम जा रहे थे देहरादून के ऐसे नेचुरल वंडर की तरफ जहां पानी के बीच चलने का अलग ही मज़ा है। गुच्चू पानी यानी रॉबर्स केव।
चलिए देखते हैं इस जगह में ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या खास है जिसने इसे देहरादून की सबसे फेमस जगहों में शामिल कर दिया। सुबह की शुरुआत एक मस्त से ब्रेकफास्ट के साथ हुई और पेट भरते ही दिल ने बोला, बमचिक बाबा अब चलो एक और एडवेंचर की तरफ। आज का डेस्टिनेशन था देहरादून का फेमस गुच्चू पानी, जिसे लोग रॉबर्स केव के नाम से भी जानते हैं। लेकिन भाई, अंदर घुसने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हो तो स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर मत आ जाना, वरना थोड़ी देर बाद शूज़ बोलेगा, भाई मुझे भी घर जाना था। यहाँ कमर तक पानी में चलना पड़ सकता है, इसलिए क्रॉक्स या स्लीपर बेस्ट ऑप्शंस हैं। और अगर भूल भी गए टेंशन मत लो, गेट के बाहर 20 से 30 रुपए में रेंट पर मिल जाता है। जैसे ही एंट्री की तरफ बढ़ा, सामने एक बड़ा सा स्टैचू नज़र आया। उसी के बगल में टिकट काउंटर था। टिकट लिया और फिर शुरू हुई असली एडवेंचर। और हाँ, स्टैचू के मुंह से अंदर जाना अपने आप में एक फिल्मी एंट्री लग रही थी। मुझे तो एक सेकंड के लिए लगा कहीं मैं इसके पेट में तो नहीं घुस रहा। गुच्चू पानी सिर्फ एक केव नहीं है, ये प्रकृति का बनाया हुआ एक नेचुरल वंडर है। कहते हैं अंग्रेजों के ज़माने में चोर और डकैत पुलिस से बचने के लिए इसी केव में छिप जाते थे। इसी वजह से इसका नाम पड़ा रॉबर्स केव। और सच बताऊं, अंदर जाते ही समझ आ गया कि यहाँ किसी को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे हम केव के अंदर बढ़ते गए, वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ता गया। एक तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें और दूसरी तरफ बर्फ़ जैसा ठंडा पानी, और ऊपर से धूप की हल्की सी रोशनी। बिल्कुल किसी एडवेंचर मूवी का सीन लग रहा था। और फिर पानी भी धीरे धीरे घुटनों से कमर तक पहुंचने लगा। उस वक्त मुझे अपनी उम्र याद आ गई। 40 साल का हो गया हूँ, लेकिन अंदर का बच्चा बोल रहा था, भाई और आगे चलते हैं। काफ़ी अंदर जाने के बाद हम उस जगह पहुँचे जहाँ पहाड़ों से तेज़ धार में पानी नीचे गिर रहा था। एक नेचुरल पुल जैसा बना हुआ था और लोग बच्चों की तरह मस्ती कर रहे थे, और हम कैसे पीछे रहते। थोड़ी देर पहले तक जो ट्रैवलर था, अब वो भी पब्लिक के साथ फुल ऑन मस्ती मूड में हो गया। ठंडा पानी, पहाड़ों की हवा और नेचर के बीच बिताए ये कुछ पल, शायद इसीलिए ट्रैवल इतना खास होता है। और इसी के साथ हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, वरना अगले व्लॉग में और ज़्यादा चलवाऊँगा। इस बार गुच्चू पानी था, अगली बार पता नहीं कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़े। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घूमते रहो, और याद रखो, सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हर हर महादेव। जय हिंद।